आइजैक न्यूटन की इनवर्स स्क्वायर रूल पर पहुंचने के पहले जो छोटी मोटी बातें हैं आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे। इसको समझने के लिए आप अपने आप को मान लीजिए कि आप एक सर्कुलर ट्रैक पर साइकिल से घूम रहे हैं या आप साइकिल से किसी टर्निंग पॉइंट पर टर्न ले रहे हैं। तो जैसे ही आप टर्निंग पॉइंट पर टर्न लेते होंगे तो आपने ये फील किया होगा कि कोई आपको उस सर्किल के सेंटर की तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। कोई एक फोर्स है जो कि आपको वो सर्किल के सेंटर की तरफ खींच रहा है। कौन सा सर्किल? वो जो टर्न ले रहे हो तो उसको हम लोग एक सर्कुलर ट्रैक मान लेते हैं और ऐसा समझो कि सर्कमफेरेंस पर आप साइकिल से सवारी कर रहे हैं। डायग्राम देखो, यह वो सर्कुलर ट्रैक होगा जिस पर कि साइकिल की सवारी आप कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर आप खड़े हैं, खड़े नहीं हैं, इस पॉइंट पर आप कोई पार्टिकुलर टाइम पर हैं, तो आपका जो मोशन होगा वो इस तरह से सर्किल के टेंजेंशियली आपका वेलोसिटी होगा। लेकिन आप मोड़ रहे हैं इस तरह से, लगातार आप अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो ऐसा लगता होगा कि कोई एक फोर्स है जो कि हमको बिल्कुल इसके सेंटर की तरफ खींच रहा है। जरूर फील किए होंगे ये। फिर जब आप यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर आ जाते हैं तो आपका जो डायरेक्शन है, जो स्पीड है, वो टेंजेंशियली तो है ही, लेकिन ये फोर्स एक्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है। फिर जब यहां पर आ जाते हैं या कहीं पर भी रहोगे तो वो एक फोर्स का फील करोगे जो कि सर्किल के सेंटर की तरफ खींचने का प्रयास करता है। ऐसा लग रहा है कोई हमको खींच रहा है। कहां खींच के ले जाएगा? तो सर्किल के सेंटर तक पहुंचा देगा। इसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इसी फोर्स की वजह से जितना भी सर्कुलर पाथ पर बॉडी ट्रैवल करता है, रिवॉल्व करता है, दिस इज ड्यू टू द फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इनवर्स स्क्वायर रूल को पढ़ने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मान लेते हैं ये जो बॉडी है इसका मास m है और ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी v है। और जिस सर्कुलर ट्रैक पर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका कोई तो रेडियस होगा, तो उसका रेडियस हम लोग r मान लेते हैं। यानी कि ये जो रेडियस है ये r है। तो ये जो फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू m v स्क्वायर और बाय r होगा। यानी कि ये वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि सर्कुलर ट्रैक पर मूवमेंट के लिए एसेंशियल होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा छोटा सा टॉपिक पर। जब आप सर्कुलर मोशन ट्रैवल करते हैं, मान लो कि एक सर्कुलर पाथ पर हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो ये एक्चुअली वेलोसिटी इक्वल टू होता है, जैसा हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो मान लेते हैं कि ये पूरा सर्कुलर ट्रैक पर आपको रिवॉल्व करने में टाइम t लगता है, t टाइम लगता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r है तो यहां से चलोगे तो चलते चलते फिर जब यहां पर पहुंच जाओगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इसका सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस हम लोग लिखते हैं 2πr। और ये तो डिस्टेंस हुआ और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम क्या है? वो टाइम है जो टोटल रिवॉल्यूशन में आपको खर्च हुआ था, यानी कि बाय टाइम। ये
हमारा दूसरा फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हमको करना है। और तीसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है केपलर साहब का थर्ड लॉ। इसको अच्छी तरह से समझो। जितना भी प्लैनेट्स है हम लोग मानते हैं कि वो एक सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व करता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। वो एक इलिप्टिकल पाथ होता है जिस पर वो ट्रेवल करता है। सहूलियत के लिए हम लोग उसको सर्कुलर पाथ मान लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये मान लेते हैं ये कोई एक प्लैनेट है जो कि ए पॉइंट पर है, कोई भी टाइम वो ए पॉइंट पर है। फिर कुछ देर के बाद वो बी पर गया और कुछ समय के बाद फिर वो सी पर गया। हम लोग 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अब जरा गौर से देखो, ये हमारा सन है। तो ये सन के ही चारों तरफ वो रिवॉल्व करता है। तो यहां से इसके सेंटर का ये डिस्टेंस, यहां से इससे ये डिस्टेंस, और फिर ये जब यहां आ जाता है तो इसका ये डिस्टेंस। जैसा हम देख रहे हैं कि ये तीनों डिस्टेंस अलग अलग होगा। देख के ही लगता है कि ये तीनों अलग अलग लेंथ का होगा। जाहिर है होगा ही, क्योंकि ये एलिप्टिकल पाथ है और सन उसके एक फोकस पर मानते हैं कि यहां पर है, तो ये डिस्टेंस वेरी करेगा। तो सबसे पहले मीन डिस्टेंस क्या होता है उसको समझो। ये तीनों डिस्टेंस को अगर हम 3 पॉइंट पर कंसीडर करेंगे तो ये तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लो और फिर 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया मीन डिस्टेंस। अब मीन डिस्टेंस तो आपने समझ लिया। अब सवाल उठता है कि ये जो प्लैनेट है इसको पूरा रिवॉल्व करके फिर से यहां पर आने में हम मान लेते हैं कि उसको टाइम टी लगता है। तो ये जो मीन डिस्टेंस है और ये जो टाइम पीरियड है, इसकी दोनों के बीच में केपलर साहब का थर्ड लॉ है। वो थर्ड लॉ ये बोलता है कि ये जो मीन डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये मीन डिस्टेंस r है, r1 प्लस r2 प्लस r3 बाई 3 मीन डिस्टेंस, दैट इज मीन डिस्टेंस। तो ये मीन डिस्टेंस r है और ये जो r है इसका क्यूब ये प्रोपोर्शनल होता है ये जो टाइम पीरियड है इसकी स्क्वायर की। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाओगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं आर क्यू इज इक्वल टू एक कांस्टेंट और टी स्क्वायर। इस प्रकार से आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर ये कांस्टेंट होगा। यही केपलर साहब का थर्ड लॉ है। ये छोटी मोटी बातें हैं। न्यूटन साहब का जो गेस था, कैसे वो वहां तक पहुंचे, उन्होंने अपने शार्प ब्रेन को और शार्प किया और करते करते स्क्वायर रूल तक वो पहुंच गए। हम लोग उस रूल को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू रहो, सब्सक्राइब करो।